हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी लेखा शास्त्र कक्षा 12 का सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे अपनी कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, भाग क में क्या रखा गया, भाग ख में क्या रखा गया और भाग घ में क्या रखा गया। भाग क के अंदर साझेदारी का सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे, फर्म का समापन हटा दिया गया, कंपनी लेखे अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन, कंपनी के वित्तीय विवरण परिचय हटा दिया गया, संयुक्त साख खाते प्रेषण खाता हटा दिया गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। ये आपके जो राइट चिन्ह लगाए हैं वो भाग क में रखे गए हैं और जिन पर क्रॉस लगा है वो हटा दिए गए हैं। भाग ख, इसमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण ये रखा गया। लेखा शास्त्र में नैतिकता हटा दी गई। भाग घ में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन में प्रयोग रखा गया, कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति रखा गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हटा दिया गया। आपको मैंने ये भी बताया था कि भाग ख और भाग घ में से आपको कोई एक पार्ट ही करना है एग्जाम के अंदर। आप चाहे तो भाग ख कर सकते हैं, आप चाहे तो भाग घ कर सकते हैं। आइए एक चीज ये भी देख लेते हैं कि साझेदारी का सामान्य परिचय में कौन कौन से बिंदु हमें कंप्लीट करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 12 बिंदु मैंने लिखे हैं सामने आपके। आप भी अपने नोटबुक में प्रथम चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय में ये 12 बिंदु लिख लें और इन्हीं बिंदु के अकॉर्डिंग अपनी क्लास चलेगी आगे। ये 12 बिंदु है: साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के मुख्य बिंदु, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर एवं परिवर्तनशील विधि से बनाना तथा अंतर करना, साझेदारों में लाभों का विभाजन तथा लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज, साझेदारी फर्म के बंद हुए खातों का समायोजन और साझेदारों को न्यूनतम लाभ का आश्वासन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के प्रमुख मुख्य बिंदु, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार। ये 7 बिंदु हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे और बाकी के ये 5 बिंदु हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। प्रथम अध्याय साझेदारी का सामान्य परिचय, साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। लाभ कमाने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। साझेदार पूंजी प्रदान करते हैं और सहमति के आधार पर व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। एक बात और बच्चों, साझेदारी के ऊपर जो एक्ट लागू होता है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये 1 अक्टूबर 1932 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। अभी आपको पता है 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, तो उसके बाद ये संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है।
आगे देख लेते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की क्या परिभाषा दी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारी के बारे में यह स्पष्ट कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो कोई ऐसा कार्य करते हैं और उस कार्य से के जो भी लाभ होते हैं उसे बांटते हैं और उन कार्यों का संचालन या तो वो सभी मिलकर करते हैं या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। सर फ्रेडरिक पालाक के अनुसार साझेदारी की परिभाषा देख लेते हैं। सर फ्रेडरिक पालाक साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए ठहराव किया है। लगभग भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में दी गई परिभाषा और सर फ्रेडरिक पालाक ने जो परिभाषा दी है लगभग सेम ही है। तो इन्होंने भी यही चीज कही है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए ठहराव या अनुबंध किया है। आगे देखते हैं साझेदारी की आवश्यकता। साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये हम अब देख लेते हैं। साझेदारी की आवश्यकता एकाकी स्वामित्व की सीमाओं से उत्पन्न हुई। दूसरे शब्दों में एकाकी स्वामित्व की सीमाओं के कारण साझेदारी का जन्म हुआ या अस्तित्व में आई। एकाकी स्वामित्व में वित्तीय संसाधन और प्रबंधकीय कौशल सीमित थे। एक व्यक्ति केवल सीमित मात्रा में पूंजी प्रदान कर सकता था और बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू नहीं कर सकता था। तो इन सभी कारणों के कारण किसकी आवश्यकता महसूस हुई, साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। ये बेटा सभी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारी का जन्म साझेदारों के मध्य होने वाले पारस्परिक मौखिक या लिखित अनुबंध से होता है। अतः साझेदारों के मध्य लिखित अथवा मौखिक रूप से होने वाला यह समझौता या अनुबंध ही साझेदारी संलेख कहलाता है। यानी कि साझेदारों के मध्य जो भी अनुबंध होता है, मौखिक या लिखित हो, ठीक है, वो समझौता अगर किसी लेख पर लिख दिया जाए, संलेख लिखा हुआ ना बेटा, तो जो भी समझौता हो चाहे वो मौखिक हुआ हो या लिखित हुआ हो, उसे अगर आपने किसी लेख पर लिख दिया है तो वो साझेदारी संलेख बन जाता है। अब हम देख लेते हैं साझेदारी संलेख में आने वाली मुख्य बातें। फर्स्ट है फर्म का नाम व पता, अर्थात फर्म का क्या नाम होगा तथा इसके मुख्य कार्यालय का क्या पता होगा, ये साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। साझेदारों के नाम व पते, व्यवसाय की प्रकृति अर्थात साझेदारी संस्था किस प्रकार का व्यवसाय करेगी, व्यापार आरंभ करने की तिथि, लाभ आने के बंटवारे का अनुपात क्या होगा, पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान, आहरण पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान क्या होगा, आहरण किस सीमा तक किया जाएगा, यह भी संलेख में निश्चित कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है बच्चों कि मान लो अगर साझेदार संलेख में यह कह दिया जाता है कि किसी भी साझेदार द्वारा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उनके द्वारा आहरण प्रत्येक साझेदार द्वारा 25,000 रुपए तक ही किया जा सकता है, तो कोई भी साझेदार इससे ज्यादा पैसा फर्म से नहीं निकाल सकता है। आगे साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का प्रावधान क्या रहेगा, इसका उल्लेख भी संलेख में कर लेना चाहिए। यानी कि साझेदार अगर फर्म को कोई लोन देते हैं तो उस पर ब्याज कितना लगेगा या क्या रहेगा उसका सिस्टम, ये सारी बातें भी इसमें क्लियर होती है। साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन संबंधी क्या नियम रहेंगे, इन सभी का उल्लेख भी संलेख में स्पष्ट कर देना चाहिए
कि साझेदारों को कितना वेतन दिया जाएगा, उन्हें कितना बोनस दिया जाएगा, उन्हें कमीशन किस हिसाब से दिया जाएगा, ये सभी आपके किसमें साझेदारी संलेख में स्पष्ट कर देना चाहिए। व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन किन किन साझेदारों द्वारा किया जाएगा, क्या सभी साझेदार व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेंगे या कोई एक या दो साझेदार व्यवसाय का प्रबंध करेंगे, ये भी आपके साझेदारी संलेख में स्पष्ट करना चाहिए। फर्म की, ये बेटा इसको करेक्शन कर लेना, लेखा पुस्तकें, फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि अर्थात कौन सी विधि से खाते तैयार किए जाएंगे, व्यवसाय के खातों की अंकेक्षण व्यवस्था के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, वार्षिक अंकेक्षण कराया जाएगा या फिर चालू अंकेक्षण कराया जाएगा, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, ये पहले से स्पष्ट रूप से संलेख में लिख देने चाहिए ताकि बाद में कोई भी साझेदार अपनी बात से मुकर न जाए। साझेदारों में मतभेद पैदा होने पर उनके निपटारे की विधि अर्थात निपटारा बहुमत से किया जाएगा अथवा सर्वसहमति से किया जाएगा। बेटा सर्वसहमति का मतलब होता है कि सभी साझेदारों की सहमति से, और बहुमत का मतलब होता है कि जैसे मान लो 100 साझेदार हैं या यूं कहूं 20 साझेदार है, तो अगर बहुमत का मतलब तो हो गया कि अगर 11 साझेदारों ने जिस भी पक्ष में निर्णय दिया वह बहुमत कहलाता है, लेकिन सर्वसहमति का मतलब होता है कि इन 20 ही साझेदारों की सहमति। ठीक है। नेक्स्ट, नए साझेदार के प्रवेश की व्यवस्था संबंधी नियम स्पष्ट होने चाहिए कि किन शर्तों पर नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा मृत्यु पर किस प्रकार से हिसाब किया जाएगा, तत्संबंधी नियम भी संलेख में स्पष्ट होने चाहिए। आगे, फर्म के समापन की विधि तथा परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में फर्म का समापन किया जाएगा तथा किस प्रकार समापन किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर खातों का निपटारा लाभांश अनुपात से अथवा पूंजी अनुपात से किया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण पूर्व में ही साझेदारी संलेख में कर देना चाहिए। साझेदार के प्रवेश तथा अवकाश ग्रहण पर ख्याति संबंधी नियम क्या रहेंगे अर्थात ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जाएगा अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों में कार्य के बंटवारे संबंधी नियम स्पष्ट होने चाहिए कि कौन सा साझेदार कौन से कार्य करेगा। समय समय पर व्यवसाय की स्थिति की गणना संबंधी नियम भी उस संलेख में स्पष्ट कर देने चाहिए कि कितने समय के अंतराल पर व्यवसाय की स्थिति का आकलन किया जाएगा। तो बच्चों, हमने ये देखा कि साझेदारी संलेख के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं कि मान लो ये साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो देख लेते हैं। साझेदारी संलेख या विलेख की अनुपस्थिति में निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। यह बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना ही है। चाहे आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और चाहे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं ये नियम कौन कौन से हैं। 9 नियम दे रखे हैं, 9 को आप कंटेस्ट याद कर लें। पहला नियम है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो उस कंडीशन में साझेदार लाभ हानि को समान रूप से साझा करने के हकदार होंगे। दूसरा, साझेदार अपनी पूंजी पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे, यानी कि अगर साझेदारी संलेख नहीं रखा गया, बनाया गया है, तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा।
तीसरा, किसी भी साथी को यानी कि साझेदार को फर्म के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त काम के लिए वेतन या किसी अन्य पारिश्रमिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा, भागीदारों या साझेदारों के आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर आपके साझेदारी संलेख अनुपस्थित है। पांचवा, फर्म द्वारा दिए गए किसी भी ऋण पर भागीदारों या साझेदारों को प्रति वर्ष 6% की दर से ब्याज की अनुमति दी जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसमें। छठा देख लेते हैं, प्रत्येक साझेदार को साझेदारी व्यवसाय के काम में हिस्सा लेने का अधिकार है। सातवां, सभी मौजूदा भागीदारों और साझेदारों की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। यानी कि अगर हम कोई फर्म या साझेदारी चला रहे हैं और किसी नए व्यक्ति को हमारी फर्म में साझेदार बनाना है तो हमें मौजूदा सभी साझेदारों की सहमति लेना आवश्यक है। आठवां पॉइंट, हर साझेदार को फर्म के लाभ के लिए साझेदारी की संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। और नौवां, हर साथी या साझेदार को फर्म के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। तो अगर आपके साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो ये 9 नियम आपको पालन करना होगा साझेदारी के अंदर। आगे देखते हैं, साझेदारी की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का साथ होना या आना जरूरी है। यानी कि साझेदारी का गठन तभी किया जा सकता है जब कम से कम 2 व्यक्ति हो। ठीक है, और बाकी हमने इसके अर्थ में देख ही लिया था कि लाभों को बांटने के लिए, किसी व्यवसाय या कार्य, वैधानिक कार्य को करने के लिए अगर सहमत होते हैं ये व्यक्ति तो उसे साझेदारी हम कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि अधिकतम संख्या 50 होगी। ये भी आपको नोट रखना है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। ये आपके, जब मैं वैध और अवैध साझेदारी पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये चीज क्लियरली, एक पॉइंट आपके लिए ये भी आएगा कि अगर साझेदारी में 50 से अधिक सदस्य हो जाते हैं तो वह साझेदारी अवैध हो जाती है। 2 से 1 ही साझेदार रह जाता है, 2 से कम साझेदार हो जाते हैं तो वह अवैध साझेदारी हो जाती है। तो ये आपके परिभाषा को, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 साझेदार और अधिकतम 50 हो सकते हैं। दूसरी विशेषता है अनुबंध या समझौता, यानी कि साझेदार जो भी व्यक्ति मिल रहे हैं उनके बीच में एक समझौता या अनुबंध होना आवश्यक है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का ही परिणाम होती है जो व्यवसाय चलाते व लाभ हानि बांटते हैं। तीसरा, व्यवसाय का होना जरूरी है। समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। चौथा, स्वामी और एजेंट का संबंध। साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है। यानी कि इसमें सभी साझेदार स्वामी भी हैं और सभी साझेदार साझेदारी के लिए एजेंट भी हैं। पांचवा, लाभ का विभाजन। साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों एवं हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, साझेदारी के उत्तरदायित्व। प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि वह एक साझेदार है। जब तक वह फर्म का साझेदार है तब तक वह दूसरे साझेदारों के लिए भी और स्वतंत्र रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक के फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। आगे हम देख लेते हैं असीमित दायित्व।
साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, ये हमने पहले ही बता दिया था। 8वां, पृथक अस्तित्व नहीं, साझेदारी का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है, अतः फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होते हैं होने के साथ साथ अतः फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। तो ये हमने आज इसकी विशेषताएं देखी है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चंस में इसे पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना इसे और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसे। ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी लिखे हैं आपके सामने, ये नोट्स की तरह ही हैं, एज इट इज इन्हें उतार लीजिएगा और जो मैं बोलकर समझा रहा हूं उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं साझेदारी के प्रकार, कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है। पहली, दायित्व के अनुसार साझेदारी, दूसरी समयानुसार साझेदारी, तीसरी उद्देश्य अनुसार साझेदारी, चौथी वैधता अनुसार साझेदारी। इन 4 आधारों पर हम साझेदारी को बांट सकते हैं। तो दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे, समय अनुसार साझेदारी कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे, उद्देश्य अनुसार साझेदारी कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे और वैधता के अनुसार साझेदारी कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे। दायित्व के आधार पर या दायित्व के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार की होती है, एक सीमित दायित्व साझेदारी और दूसरी है असीमित दायित्व साझेदारी। आपको इन्हें याद करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है या तरीका है कि सीमित दायित्व जहां लिखा हुआ है और असीमित दायित्व जहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपके साझेदारों के दायित्व सीमित है तो वह सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है, और यदि आपके साझेदारों के दायित्व असीमित है तो वह असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। आगे हम देख लेते हैं इसके अर्थ के बारे में। सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अक्सर क्वेश्चन में एलएलपी लिखा जाता है बच्चों, ये याद कर लेना, एलएलपी जहां लिखा जाए आपको उसका मतलब समझना है कि सीमित दायित्व साझेदारी। और ये एक तरीके से कंपनी के जैसे होती है। आप कंपनी पढ़ोगे तब भी आपको जो बीएस में पढ़ाते हैं व्यवसाय अध्ययन में, उसमें जो कंपनी पढ़ी है आपने, कंपनी की और इसकी जो विशेषताएं हैं वो लगभग सेम है। तो देख लेते हैं। यह सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। इसका कृत्रिम व्यक्तित्व, सीमित दायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत जीवन होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा का मतलब होता है बेटा सील यानी स्टैंप, ठीक है। जैसे आपने देखा यहां लेक्चरर की, प्रिंसिपल की या किसी कंपनी की सील होती है, वैसे ही आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी एक सील बनेगी। जिस नाम से भी आप काम करोगे, पार्टनरशिप बनाओगे, उस नाम की एक सील होगी, ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब हो गया कि व्यक्तियों द्वारा एक बनाए, प्राकृतिक व्यक्ति ना होकर कृत्रिम व्यक्ति एक ढांचा है, उसे हम कृत्रिम व्यक्तित्व कह सकते हैं। सीमित दायित्व होता है इसमें सभी साझेदारों का, और इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कानूनी रूप से इसका अस्तित्व होता है अलग से। शाश्वत जीवन होता है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। अब देख लेते हैं असीमित दायित्व साझेदारी। साझेदारी में, जिस साझेदारी में फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, अर्थात सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं, उससे साझेदारी को असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। यानी कि इसमें साझेदारों के दायित्व चाहे संयुक्त रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से हो, असीमित होते हैं। आगे देखते हैं समय अनुसार साझेदारी। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक निश्चितकालीन और दूसरी है अनिश्चितकालीन। इसमें भी स्पष्ट, इससे आप इसका अर्थ समझ सकते हो। जिस साझेदारी का समय निश्चित होता है, जैसे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, तो वह निश्चितकालीन साझेदारी। और जिस साझेदारी का समय निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, उसे हम अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। देखते हैं इसका अर्थ।
निश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसका निर्माण एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। जैसे 10 वर्ष के लिए होटल को चलाने के लिए की गई साझेदारी, और जैसे ही 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो यह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि 10 वर्ष के बाद भी इसे चालू रखा जाता है तो यह किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? ऐच्छिक साझेदारी में कन्वर्ट हो जाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी, यदि साझेदारी का निर्माण करते समय यह निश्चित नहीं किया जाता है कि साझेदारी कब तक चलेगी, यानी कि साझेदारी का निर्माण करते समय अगर यह डिसाइड नहीं किया गया है या निश्चित नहीं किया गया है कि साझेदारी कब तक चलेगी, तथा साझेदारी का निर्माण विशेष उद्देश्य से भी नहीं किया जाता है, तो वह अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। आगे उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ये 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो सभी साझेदारों की इच्छा पर चलती है, अर्थात जब तक साझेदार चाहेंगे तब तक चलती रहे, वह ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी जिसमें सभी साझेदार किसी विशेष कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं और जैसे ही वो कार्य खत्म होता है वह साझेदारी भी खत्म हो जाती है। देख लेते हैं ऐच्छिक साझेदारी। ऐसी साझेदारी तब तक चालू रहती है जब तक कि साझेदार उसे चालू रखना चाहे। इस साझेदारी का समय अनिश्चित रहता है। इस प्रकार की साझेदारी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की साझेदारी को या तो सभी साझेदारों की सहमति से समाप्त किया जा सकता है या कोई भी साझेदार नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है। इसे अनिश्चितकालीन साझेदारी भी कहते हैं। विशेष साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना किसी कार्य विशेष को करने के लिए की जाती है और जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाता है यह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि साझेदार कार्य पूरा होने के बाद भी इस साझेदारी को चालू रखते हैं तो यह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। वैधता के अनुसार साझेदारी, यह भी 2 प्रकार की है, एक वैध साझेदारी और दूसरी अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी का मतलब है कि जिस साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सभी नियमों का या प्रावधानों का पालन करके कोई साझेदारी बनाई गई है तो वो वैध साझेदारी। और अवैध साझेदारी जिसमें उसके नियमों का पालन नहीं किया गया है वह अवैध साझेदारी। ठीक है, तो बहुत आसान है इनके अर्थों को याद करना। देख लेते हैं आगे। वैध साझेदारी, जब साझेदारी पूरे विधि विधान के अनुसार बनाई जाती है, अर्थात इस साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है, तो इस प्रकार की साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। दूसरी अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप, जब साझेदारी में निम्नलिखित परिस्थितियां आ जाती है तो साझेदारी अवैध हो जाती है। पहली है आपके, जब केवल एक ही साझेदार रह जाए या साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाए। यह मैंने आपको फर्स्ट विशेषता पढ़ाई थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि ये याद कर लेना, यह आपके लिए अवैध साझेदारी के लिए लिखने में काम आएगा। दूसरी है, जबकि साझेदारी का व्यापार लोक नीति या राष्ट्र नीति के विरुद्ध हो। लोक नीति या अंतरराष्ट्रीय नीति, सॉरी राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय नीति, लोक का मतलब ही होता है राष्ट्र, तो राष्ट्र नीति या अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो अगर साझेदारी का व्यापार, तो वह भी अवैध साझेदारी बन जाती है। तीसरा है, जब साझेदारी का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, अर्थात माना कोई संस्था गुटखा बनाती थी और राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, तो अब यह साझेदारी अवैध हो जाएगी। यानी कि पहले वैध थी लेकिन जैसे इसके लिए कोई नियम लागू कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है और कानून बनाकर अगर उस व्यवसाय को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, तो अब वह साझेदारी जो ये व्यवसाय कर रही थी वे भी अवैध मानी जाती है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, साझेदारी में ऐसा कोई साझेदार है जो शत्रु राष्ट्र का नागरिक है। मान लो जैसे अपना शत्रु राष्ट्र कौन है?
मानते हैं सभी, क्योंकि वो मानता नहीं है। तो पाकिस्तान, तो हमारे यहां से इंडिया का कोई व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से अगर कोई साझेदारी मिलकर कोई साझेदारी करता है तो वह भी अवैध साझेदारी कहलाती है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।